हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए ईवीएस से रिलेटेड आज बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका पेपर बहुत कम समय बचा है और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको मैंने एनालाइज किया है 2011 से लेके ऑनलाइन एग्जाम तक का पेपर आप सभी के लिए। उसमें कुछ टॉपिक्स इतने कॉमन है कि हर शिफ्ट में पूछा है, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो। तो आज की क्लास आप सभी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आज आपको इतने अच्छे से समझा दूंगी कि अगर ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक पूछ लिया एग्जाम में तो आप इसमें गलती नहीं करेंगे और आपके नंबर की गारंटी है। तो जो लोग नए आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ से आपको सीटेट के क्लासेस तो मिलते ही हैं, साथ में मैं खुद अपनी स्ट्रेटेजी बताती हूँ कि कैसे मैंने 2 बार जो है सीटेट को बहुत कम समय में क्रैक किया। और जो लोग स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें एक ट्रस्ट भी है क्योंकि मैं कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात याद रखना कि इस सीटेट में जो है ईवीएस में 15 पैडागॉजी आती है, 15 फैक्चुअल होते हैं। बट वो पैडागॉजी भी इतनी आसान नहीं होती है, वहां पर एकदम सर घुमा देता है। उसको कैसे करना होता है, उसके टैग वर्ड्स मैंने आपको टेलीग्राम पे भेजा ही है। उसमें से बहुत से लोगों को हेल्प मिली है उस टैग वर्ड से ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में। तो जो लोग अभी नए आए हैं तो प्लीज आप टेलीग्राम पर जाकर एक बार वो टैग वर्ड्स जरूर देख लेना, फाइल वाले ऑप्शंस में है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एक चीज याद रखना कि सीटेट जो है कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, केवल आपके जो अंडरस्टैंडिंग को वो समझना चाहता है। दूसरी चीज कि इसमें क्वेश्चंस इतने रिपीट होते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर्स होते हैं वही शायद कॉन्सेप्ट, आपका नोट्स सब कुछ है। अलग से आपको कोई टीचर की भी इतनी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कुछ टर्म्स नहीं समझ में आता है तो आपको एक्सप्लेनेशन जरूर समझना चाहिए, जो कि मैं डेली क्लासेस कराती हूँ ऑनलाइन एग्जाम्स के। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले एक चीज याद रखो, जो मैं आपको पॉइंट्स बताने जा रही हूँ, प्लीज आप उसको जरूर नोट डाउन करना, इसको सीरियसली लेना। क्योंकि अगर आपने अभी इसको सीरियस नहीं लिया तो एग्जाम के बाद आपको ये रिग्रेट हो जाएगा कि यस, उस क्लास को अगर मैंने पूरा देख लिया होता तो शायद मेरे ईवीएस में 30 में से 30 आ जाते। यस, आप 30 में से 30 ला सकते हैं, बट उसके लिए आपको एकदम ध्यान से सब कुछ लिखने की जरूरत है। जो भी मैं समझाने वाली हूँ अंत तक प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी की सीटेट जो क्लियर हो जाए, यही मेरा जो है एक गोल है अभी, कि आप सब जो है अच्छे नंबर से पास हो जाए। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछा है, और शायद एक बार मेरे से ये गलती हो गई थी कि मैंने क्वेश्चंस में थीम की जगह सब थीम समझ लिया था। आपको इसलिए बता रही हूं कि आपको मेरी गलतियों से भी सीखने की जरूरत है। देखिए, ईवीएस में आपको पता है कि 6 थीम्स जो है, जो कि एनसीएफ 2005 के द्वारा दिया गया है, बहुत कॉमन है। इतना पूछता है ना कि हर शिफ्ट में थीम एंड सब थीम। आज मैं आपको 6 थीम्स को ऐसे याद करा दूंगी कि आप शायद कभी भूलेंगे नहीं। एक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, ये एक पहला थीम है। मैं आपको 6 थीम्स याद करा रही हूँ। फैमिली एंड फ्रेंड्स। क्या फैमिली और फ्रेंड्स खाना नहीं खाएंगे? आपके दोस्त तो यार, आपके घर वाले तो खाना खाते ही हैं, तो खाना हो गया फूड। दूसरे में खाना खाने के बाद वो लोग पानी भी पियेंगे, वाटर। वो फिर कहीं रहेंगे भी, शेल्टर। उसके बाद से आप सब घूमने भी जाओगे, ट्रेवल। एंड उसके बाद से थिंग्स वी मेक एंड डू, कि हम चीजें जो है करते हैं एंड बनाते हैं। कितना सिंपल है, और यही 6 थिंग्स लोग भूल जाते हैं। अपने ऊपर एग्जाम्पल करके सोचना, और ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना। ये हो गई हमारी थीम। क्या? फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू। इसको मैंने आपको खुद से रिलेट करके समझा दिया है। अब सब थीम्स, इन 6 के अलावा जो भी बच जाए उसको याद करने की जरूरत नहीं है। 6 बस याद रखो, बाकी जितने भी बच जाए वो हमारे सब थीम्स हैं। जो कि पूछता है किसमें है, वो केवल फैमिली एंड फ्रेंड्स में है सब थीम। ठीक है, सारे पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए सो दैट मैं अब एक पॉइंट भी छोड़ू ना आप सभी को बिना बताए। तो ये हो गया, फैमिली एंड फ्रेंड्स में ही सब थीम है। थीम्स याद हो गया। अब देखिए, सबसे पहले ये पूछेगा कि जो ईवीएस है वो ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कैसा है, क्या वो सीमित है या असीमित है? असीमित है, लिमिटेड, लिमिट नहीं है, ब्रॉड है। याद रखना, ब्रॉड है। दूसरी चीज, ये एरिया है ईवीएस का, वो क्या है? ब्रॉड है। उसके बाद से ईवीएस जो है पढ़ाया किस लिए जाता है? जागरूक होने के लिए। इसलिए तो आप पढ़ाते हो ना कि आपके सराउंडिंग्स में क्या चीजें चल रही हैं। ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑप्शंस में ये आएगा जरूर कि आप ईवीएस क्यों पढ़ा रहे हो बच्चों को। उसके बाद ईवीएस जो है इंटीग्रेटेड विषय है, एक सब्जेक्ट को दूसरे से रिलेट करके पढ़ाया जाता है। तो इंटीग्रेटेड, एकीकृत, पॉजिटिव वर्ड है, ये याद रखना। उसके बाद से लर्निंग प्रिंसिपल्स होती हैं इसकी, कि आप कैसे सिखा सकते हैं बच्चों को, जैसे कि जू वगैरह लेकर जाइए, फील्ड विजिट कराइए। तो ये भी क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। यहां पर पॉजिटिव वर्ड नहीं बता रही हूं, बट ये बता रही हूं कि ऑप्शंस में ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जो भी मैंने एनालाइज किया है उसमें ये कॉमन है। उसके बाद से आपको क्या करना होगा कि साइंस एंड जो सामाजिक विज्ञान है उसमें क्या होता है? संबंध होता है। आपने देखा होगा कई बार पूछता है कि ईवीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो वो बार बार पूछा हुआ है। तो विज्ञान एंड सामाजिक विज्ञान से संबंध। उसके बाद से सतत और व्यापक मूल्यांकन, सीसीई। इतना पूछा जाता है कि आप सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों करते हो?
और ये क्या अच्छी चीज है? ऑफ कोर्स ये अच्छी चीज इसलिए है क्योंकि इससे हमको हमेशा पता चलता है कि बच्चा जो है कितना सीख रहा है, कौन कौन सी गलती कर रहा है। सतत और व्यापक मूल्यांकन व्यापक होता है, ब्रॉड होता है, इसलिए ईवीएस जो क्या है, एरिया उसका ब्रॉड है। उसके बाद से आप इसमें टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल टीएलएम जो है वो यूज करते हैं, एंड इसमें आप बहुत अलग अलग तरीके से जो है शिक्षण के तरीके जो है वो अपनाते हैं कि आप बच्चों को कैसे सिखा सकें। ये तो रही थीम्स, एंड उससे रिलेटेड कुछ बन सकता था वो मैंने आपको बताया। जो पूछा जाता है सबसे ज्यादा यूज होता है कि आप टूल्स एंड टेक्निक्स, कई बार तो है सीधे लिख देता है कि आप बताओ इसमें से टूल्स कौन सा है। 3 क्या करेगा ना, टेक्निक दे देगा और 1 टूल्स लिखा रहेगा। तो अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि टूल्स क्या होते हैं, टेक्निक्स क्या होते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो टूल्स टेक्निक्स आज के बाद से आप कभी नहीं गलत करोगे, क्योंकि डायरेक्टली टूल्स का जो है ना डेफिनेशन भी पूछता है कि इसमें आप बच्चे का क्या रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक चीज मैं बताऊं, आप टीचर बन जाते हो, ठीक है, आप क्लास में टीचिंग करा रहे हो, वहां पर कोई भी टेक्निक्स आपने यूज किया कि मुझे ना, टेक्निक्स का मतलब कि आप कोई भी तरीका अपना रहे हो बच्चों का असेसमेंट करने के लिए, या फिर आप बच्चों को अप्लाई करवाना चाहते हो, टेक्निक्स जो है वो आप क्लास में अप्लाई करना चाहते हो, तो उसको अप्लाई करने के लिए आपको कोई टूल्स तो चाहिए ही होगा। बिना टूल्स के आप कहां पर सारी चीजें रिकॉर्ड वगैरह कहां रखोगे? तो जो भी टीचिंग में टेक्निक्स जो आप अपनाते हो उसके लिए क्लास में जो अप्लाई करते हो उसके लिए टूल्स की जरूरत पड़ती है। याद रखना कि टेक्निक्स को क्लास में अप्लाई करने के लिए हमें टूल्स की जरूरत होती है। अब हमारी टेक्निक्स क्या है वो देखिए। ऑब्जर्वेशन, आप चुपचाप बैठे हैं, बच्चे काम कर रहे हैं ग्रुप में, तो आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये हमारी टेक्निक है, ठीक है। पहले मैं टेक्निक बता रही हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद से आप असाइनमेंट दे दिए ग्रुप में, प्रोजेक्ट दे दिए, ये क्या होता है? ये सब टेक्निक है। ये हम ऐसा करते हैं क्लास में कि ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, असाइनमेंट दे देते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं। इवन हम क्या करते हैं कि एक्टिविटी में बच्चों को जो है इन्वॉल्व करते हैं, ग्रुपिंग टीचिंग कराते हैं। आपने देखा होगा 5-5 का ग्रुप बना देते हैं। आप फील्ड विजिट पे लेकर गए, वहां पर भी आप बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हो कि बच्चा क्या क्या देख रहा है। चाइल्ड सेंटर्ड होता है, ये तो आप सभी को पता है, आप बच्चे को सेंटर में कर देते हैं। बच्चा मेन होता है कि वो जितना ज्यादा हो सके एक्टिव हो, आपका यही मेन मोटिव होता है। तो ये सारी क्या है, हमारे टेक्निक है कि ये मेरी टेक्निक है, बट इसको अप्लाई कैसे करूं, इसके लिए मुझे कुछ टूल्स तो चाहिए होगा ना, कि जहां पर मैं रख सकूं कि बच्चा अच्छा मैं ऑब्जर्व करूं तो देखूं कि अच्छा बच्चा ये सारी चीजें कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारी टेक्निक्स है। और एक चीज याद रखना, जब भी हम क्लास में जो है ये टेक्निक्स या टीचिंग करते हैं तो उसमें हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, ये भी हमारी क्या है, टेक्निक है। हम सबमेटिव असेसमेंट करते हैं, वो भी हमारी टेक्निक है। फिर आप देखते होंगे असेसमेंट एज लर्निंग, ये सब क्या है, टेक्निक है। फॉर्मेटिव में आप क्या करते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसको स्टार्ट मतलब एक टाइम पीरियड होता है, कभी भी आप कर सकते हो फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें कुछ बच्चा क्या गलती कर रहा है, क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, और ये बहुत बेस्ट इसलिए होता है कि आप इसका हर दिन असेसमेंट करते हो। और सबमेटिव केवल हाफ ईयरली एंड जो है मतलब वही 6 महीने और 1 साल पे होता है। तो ये हो गया असेसमेंट एज लर्निंग। इतना पूछा जाता है, असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब होता है सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। और याद रखना असेसमेंट फॉर लर्निंग को फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग को सबमेटिव असेसमेंट। मैं जो जो चीजें बोल रही हूं ना प्लीज नोट जरूर कीजिएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको टेक्निक्स बता दिया। अब मैं इसको अप्लाई कैसे करूं, मुझे कुछ टूल्स तो चाहिए होगा। तो मेरे टूल्स कौन कौन से होंगे वो मैं आपको बता रही हूं। एक मेरा टूल्स होगा पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स भी मैं अपना टूल्स अपना सकती हूँ, चेकलिस्ट में अपना सकती हूँ, रेटिंग स्किल्स अपना सकती हूँ। अब इन चारों का ना कई बार डेफिनेशन पूछा है और बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि चेकलिस्ट क्या होता है, रेटिंग स्किल क्या होता है। आज के बाद से नहीं होगा। देखिए सबसे पहले पोर्टफोलियो बताती हूँ, क्योंकि पोर्टफोलियो इतना पूछा जाता है ना कि आप पोर्टफोलियो क्या है, हमारा टूल्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बैठी हूं और मैं बच्चे को मैंने दे दिया है ड्राइंग वगैरह करने के लिए, तो मैं क्या करूंगी, ड्राइंग वगैरह करने के लिए मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो ऑब्जर्व मेरी क्या है, टेक्निक्स है, बट मैं टूल्स क्या अपनाऊंगी, मैं चेकलिस्ट कर सकती हूँ। कोई भी आप इसमें से टूल्स अपना सकते हो, ऐसा नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ टूल्स कौन कौन से होते हैं। तो वहां पर मैं क्या करूंगी कि चेकलिस्ट रखूंगी। चेकलिस्ट का मतलब यस और नो, चेकलिस्ट में यही होता है, यस और नो। तो मैं क्या करूंगी, स्टूडेंट के नेम लिख दूंगी और जितने भी स्टूडेंट होंगे और देखूंगी कि अच्छा बच्चे ने ड्राइंग में पेंटिंग किया है या नहीं। अगर किया है तो यस कर दूंगी, नहीं किया होगा तो नो कर दूंगी। यही होता है चेकलिस्ट। या फिर अगर बच्चा इंगेज है एक्टिविटी में तो वहां पर मैं देखूंगी कि अच्छा बच्चा जो है कोई काम कर रहा है या नहीं। तो अगर कर रहा है तो यस, नहीं कर रहा है तो नो। इसी को बोलते हैं चेकलिस्ट। यस और नो में बस बताना होता है, ठीक है। अब देखो रेटिंग स्केल क्या होता है। रेटिंग स्केल में आप क्वालिटी जो होती है ना उसको देखते हैं, मतलब 1 2 3 4 करके भी आप दे सकते हो, ABCD भी करके दे सकते हैं, 1 2 3 4। उसमें क्या होता है ना कि आपने देखा कि ग्रुप में बच्चे हैं तो आप स्टूडेंट्स नेम लिख दोगे और 1 2 3 4 गुड, वेरी गुड, बेस्ट ऐसे करते हो। अगर बच्चा जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा तो आप उसको बेस्ट दोगे, अगर थोड़ा सा कम करेगा तो आप उसको गुड दोगे, अगर बहुत ही बेकार करेगा
तो ऐसा भी नहीं कि हम उसको वेरी पुअर या पुअर दे देंगे, क्योंकि हमको बच्चों का मोरल जो है वो डाउन नहीं करना है। तो बस इतना ही समझो, रेटिंग स्केल में आप 1 2 3 4 करके रेट करते हो और चेकलिस्ट में आप यस और नो करते हैं, इतना याद रखिएगा। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो में आप बच्चे का ओवरऑल जो भी उसका एक्शन होता है, कैसे सीख रहा है, मतलब सब कुछ होता है पोर्टफोलियो में। उसका नाम होता है, उसको कब एडमिशन लिया है, उसके फादर पेरेंट्स के नेम क्या है, वो किस क्लास में कैसा कर रहा है, किस सब्जेक्ट में कैसा है, किस में बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, म्यूजिक में कैसा है, डांस में कैसा है, मतलब ओवरऑल जो होता है ना, एक होलिस्टिक हम कह सकते हैं कि इससे बच्चे का आप देख सकते हो कि पूरा संपूर्ण उसका विकास, ये होता है पोर्टफोलियो। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? बहुत पूछा जाता है। देखिए, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में आप कोई स्पेसिफिक बच्चे का जो है स्पेसिफिक आप कोई घटना लिख देते हो, ये एनेक्डोटल का मतलब ही होता है। और कई बार आपको जब भी ये क्वेश्चन मिलेगा ना, वहां पर घटना ऐसा कुछ पर्टिकुलर लिखा रहता है। तो ये हो गया। तो ये सारी चीजें याद रखना। पोर्टफोलियो में ओवरऑल रिकॉर्ड रखते हैं। एनेक्डोटल में आप क्या करते हो? स्पेसिफिक कोई भी पर्टिकुलर जो घटनाएं हुई होती हैं उस बच्चे से रिलेटेड, आप वो लिख देते हो। ओवरऑल नहीं लिखना होता है एनेक्डोटल में। चेकलिस्ट में आप यस और नो में बच्चे को कह देते हो, बच्चे ने काम किया है तो यस, नहीं किया है तो नो। रेटिंग स्केल में आप बच्चे की क्वालिटी को देखते हो। अगर बच्चे ने, आपने जैसे कि फ्रूट्स के नेम बच्चों को याद करने के लिए दिया है 5, पांचों का वो सुना देगा तो उसको आप 1 दोगे। 5 में से अगर वो केवल 2 ही सुना पाएगा तो आप उस हिसाब से उसको रेटिंग दे देंगे, चाहे आप गुड, वेरी गुड, बेस्ट में दीजिए या फिर 1 2 3 4 5 में दीजिए। ये सारी चीजें हैं। अब एक चीज और है कि जब भी आप ईवीएस पढ़ाओगे ना, तो उसमें आगमन विधि का यूज करोगे, उदाहरण देकर ही समझाओगे, निगमन विधि से नहीं, याद रखना, ठीक है। तो आई होप मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे सब कुछ मैंने इसमें कवर किया है और आपको इससे सच में बहुत हेल्प मिलेगी। टूल्स और टेक्निक्स आप समझ गए होंगे कि टेक्निक्स टीचर जो है क्लास में अप्लाई करने के लिए टूल्स का यूज करता है, और टूल्स मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया है। इसके बावजूद भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबका लिंक मैंने दिया हुआ है। क्लासेस मैं डेली कराती हूँ और मैराथन क्लासेस भी स्टार्ट हो ही जाएंगी, कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो प्लीज जरूर देखिए, पूरी क्लासेस देखिए, आपका सीटेट जो है जरूर क्लियर होगा, क्योंकि मैं वही चीज आपको पढ़ाती हूँ जिसने मुझे हेल्प किया था एग्जाम को क्लियर करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।